सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, लेकिन उस आर्टिकल में निशाना सीधा और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि 4 जून को मिले जनादेश में मोदी की निजी और नैतिक हार हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि लोकसभा नतीजों के बाद भी नरेंद्र मोदी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रखकर अपना मत बता दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अब की बार विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर सामने आया और वो किसी भी कीमत पर एनडीए सरकार को चैन की सांस देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी पीएम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब यह भी तय है कि मोदी 3.0 में पक्ष और विपक्ष में सियासी जंग भीषण होने वाली है। चर्चा इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार तो बना ली है, लेकिन आगे सरकार चलाने की राह आसान नहीं रहने वाली। विपक्ष के संख्या बल में इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के नेता अभी से रोड़ा अटकाने लगे हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर बीजेपी और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमला किया है। संसद में जारी गतिरोध के बीच सोनिया गांधी ने लिखा, जून के जनादेश का स्पष्ट संकेत है कि पीएम मोदी व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक तौर पर हार चुके हैं। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जनता ने बीजेपी की विभाजनकारी और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन सहमति की जो मर्यादाएं होती हैं उसका उल्लंघन करते हैं। सोनिया ने यह भी लिखा कि जनादेश को प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन से स्पष्ट है कि उनकी प्रवृत्ति और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और न उसके संकेत दिख रहे हैं। लेख में स्पष्ट है कि सोनिया ने निजी तौर पर पीएम मोदी पर हमला बोला है। चूंकि पिछले 2 बार के चुनाव के मुकाबले अब की बार कांग्रेस और विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, लिहाजा इसका असर करनी, कथनी और लेखनी में भी साफ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी सोनिया के वार पर पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस के साथियों ने साथ दिया है। सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है लेकिन एक और नजरिया है इस चुनाव के नतीजों को देखने का। वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के 2 नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। डेकोरम कौन डिफाइन करेगा? जो आप करें वो डेकोरम है, जो लोग मांग करें वो डेकोरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर। एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो बच्चे सड़कों पे उनसे पूछ लो संसद को इस पर कैसे बहस करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। आज सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली।
राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। पूरा विपक्ष इस वक्त सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलकर ये संदेश देना चाहता है कि वो कमजोर नहीं मजबूत हैं। लोकसभा में राहुल गांधी आक्रामक हैं, तो सोनिया राज्यसभा में विरोध का मोर्चा थाम सकती हैं। संसद में विपक्ष का शोर भी सुनाई दे रहा है और अब वो जोर भी दिखाने की कोशिश में है। हालांकि लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को भी सियासी शक्ति का अनुभव है, लिहाजा 18वीं लोकसभा का कार्यकाल राजनीतिक तौर पर दिलचस्प रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार कुछ देर में जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के यहाँ स्टूडियो में है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। शहजाद जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए इतना तो तय है कि इस बार मैंडेट जनता ने एक ऐसा दिया है जिसमें किसी एक पार्टी को, मैं पार्टी कह रही हूं, गठबंधन को दिया है, प्री पोल अलायंस को दिया है जनादेश स्पष्ट बहुमत, लेकिन पार्टी को नहीं दिया है। दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष के लिए ये जनादेश है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, और अपने लेख के जरिए इन्हीं मुद्दों को सोनिया गांधी उठा रही हैं। ऐसे में आपको क्या गलत लग रहा है उसमें? नहीं, ठीक है अंजना जी कि हम लोगों की पार्टी को तीसरी बार सबसे हमारा तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ पार्टी रहा है, पर यह हमारी हार है, और कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो यह कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस तीसरी बार ट्राई करने के बाद भी 100 पार नहीं हो पा रही है। 14 राज्यों में 0 सीटें उसको मिली है। 16 राज्यों में उसका वोट शेयर घट गया है। कम से कम 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप, जैसे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, तब भी यह हमारी नैतिक और लीगल हार है, परंतु उनकी जीत है। चलिए, तो अगर ये तर्क है उनका तो वो खुश रहे इसमें, परंतु मैं एक तो सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैंने देखा तो मैं बड़े बारीकी से पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है, मुझे लगा वो पत्र लिखेंगी। मुझे लगा पहला पत्र वो तब लिखेंगी जिसमें कि वो डीएमके की सरकार को कहेंगी कि तमिलनाडु में 63 दलित मारे गए हैं, 63 दलित मारे गए कल्लकुरुची में। उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, जिन्होंने नॉर्थ साउथ और दलितों की बड़ी राजनीति की, संविधान की बड़ी राजनीति की, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और अंजना जी, बुलडोजिंग की बात जब चल रही है तो 2 तस्वीरें दिखाई दी देश को। एक तो वो तस्वीर की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर के आसन तक ले जाने का काम किया और वहां पर उनको शुभकामनाएं दी गई। और दूसरी तस्वीर तमिलनाडु की असेंबली से कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे महीने के लिए पूरे सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि सोनिया जी एक और पत्र लिखेंगी, क्योंकि संविधान से बड़ा प्रेम है उन्हें। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कूच बिहार में, यह मणिपुर याद है ना किस प्रकार से इन्होंने मणिपुर का इशू उठाया, बहुत अच्छा उठाया। उस महिला को नग्न अवस्था में स्ट्रिप करके पीट पीट कर मारा गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उस पर भी सोनिया जी का लेख नहीं आया। स्वाति मालीवाल पर तो वो भूल ही गई थी बोलना। आज स्पीकर साहब से आपकी जितनी भी नाइत्तफाकी हो, जो भी आपको पसंद ना हो ओम बिरला जी का, पर ओम बिरला जी की सुपुत्री जिन्होंने क्लियर किया है आईएएस यूपीएससी एग्जाम, उनको लेकर कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के ऑफिशियल ऑफिस बेरर ने जिस प्रकार की गंदी और ओछी टिप्पणी की है, मुझे लगा कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती, पर उस पर भी पत्र नहीं आया। और आखिरी में मुझे लगा कि कम से कम जो सैम पित्रोदा, जिन्होंने सिख नरसंहार को कहा था हुआ तो हुआ, जिन्होंने कहा था कि संविधान में आंबेडकर जी का कोई रोल नहीं, ये नेहरू जी ने बनाया है, कम से कम उसके विषय पर, और जिन्होंने साउथ इंडिया के तमाम लोगों को अफ्रीकन कह दिया था, उनके विषय में कम से कम सोनिया जी बोलेंगी कि ये जो व्यक्ति को लिया गया है खड़गे जी, ये बहुत बुरा किया आपने, पर वो भी मुझे नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है सोनिया जी को इस पर फोकस करना चाहिए था। क्यों आज उन्होंने इन चीजों पर, ये क्या संविधान के विषय नहीं है? ये दलित लाइव्स मैटर तमिलनाडु में नहीं होता, महिलाओं का विषय नहीं है, अगर वो अंजलि बिरला है। ठीक है शहजाद जी, रुक जाए। अजय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगता है कार पे हैं, कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। ऑडियो थोड़ा उनका उठा दीजिएगा। अजय साहब, मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है। देखिए, ये सच है कि आपकी परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर हुई है, लेकिन अपनी हार को जीत का चोला इतनी आसानी से आप कैसे पहना रहे हैं? क्योंकि ये प्री पोल अलायंसेस थी एनडीए की, जिनको जनता ने मैंडेट दिया है और जनता ने उनको सत्ता दी है। ये बात भी उतनी ही सच है कि 240, अगर बीजेपी अटक गई है, वो स्पष्ट बहुमत के नीचे अटक गई है, लेकिन
एनडीए के प्री पोल अलायंसेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं आप अपनों की हालत देख लीजिए। देखिए अंजना जी, दो चीज है। जिस पार्टी ने पूरी तरह से हर एक तंत्र को कब्जा कर दिया, मीडिया, पैसे के बल पर, ईडी, सीबीआई, ये पिछले 2 चुनाव को अगर हम देखेंगे तो ये भारत के सबसे अनइक्वल चुनाव था। आपने हमारे अकाउंट फ्रीज किए, आपने 1000, 12, 13,000 करोड़ जो है चंदा दो धंधा लो के नाम पर जो है आपने चंदा लिया। आपने ईडी का रेड करके 25 लीडर अपने पार्टी में शामिल कराए। आप बताइएगा कि कोई तनिक से भी लोकलाज तो इन्होंने नहीं रखा ना, कि आप बताइएगा कि आप ही देखे। अंजना जी, आप तो हमेशा ग्राउंड रियलिटी को करीब से देखती रहती हैं। एक चीज बताइए कि ये क्या फेयर इलेक्शन था? पैसे के बल पर लोग कहते हैं कि ये 60,000 करोड़, इन्होंने 600 ऑफिसेस बनाए तो 60,000 करोड़ का गफला है। खैर वो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार तो दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चंदा लो धंधा लो का जो काम किया है, इस अनइवन प्लेइंग फील्ड में जहां पर आपने विपक्ष को 2 मुख्यमंत्री को जेल बेच करके आपने जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, आपने जिस व्यक्ति के बारे में आप 17,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, उससे जिस तरह से प्रधानमंत्री अब लपट जाते हैं, वो आश्चर्यचकित तो नहीं, देश के लोग पूछ रहे हैं। तीसरी बात है कि मैं शहजाद जी की बात सुन रहा था। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि तमिलनाडु में उन्होंने एक उदाहरण दिया। अफसोस की बात है कि टीवी चैनल में एक फैक्ट उनको चेक करके बताना चाहिए था कि वो सस्पेंड इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार तमिलनाडु के ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम 0 आवर में चर्चा करने को तैयार है। उनसे बात हुई थी, वो तैयार ही नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि सरकार का काम नहीं, वो तो हम तो तैयार ही थे तमिलनाडु में, क्योंकि हम अब डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, तो इसलिए मैं उसको एक क्लियर करना चाहता हूं। कहीं पर भी देश में अन्याय हो, मैं मानता हूं कि आपके जो है बीजेपी की आवाज उठाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर उठाइए। यदि हमारे तरफ से किसी तरह शायद उनसे कनेक्शन कट गया है। आवाज आ रही है अजय जी? बात पूरी कीजिए। नहीं आ रही है। अरविंद जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगा। नहीं, हमने पढ़ा है इनका, सोनिया जी का जो आर्टिकल है वो पढ़ा है हमने। क्यों ये हमको सीख देने की कोशिश कर रहे हैं? पहले अपना इतिहास देखें। जो काले धब्बे इनके ऊपर लगे हुए हैं, आपातकाल वाले, नसबंदी वाले, 84 के दंगे वाले, वो सब चीजें भूल गए क्या? ये कहते नहीं जी हम 3 साल बाद दोबारा जनता से हमको मैंडेट दे दिया था, लेकिन वो दाग अब छुटे नहीं है आज तक, वो इतिहास में दर्ज है। हमको नसीहत मत दीजिए। पिछले 10 सालों में आप एक मेरे को काम बताइए कि जो संविधान की भावना के विपरीत या संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत इस सरकार ने किया है। बार बार मैं पूछता हूं, कोई जवाब नहीं आता। 370 हटा दिए। क्या संविधान की भावना, संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से 370 नहीं हटाया गया? क्या नोटबंदी ऐसे ही कर दी गई? क्या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें क्या कहा है? हमारी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन का पुट नहीं है इसमें। हम जानते हैं कि सरकार कैसे चलती है। हम 10 साल से सरकार चला रहे हैं और देश की जनता ने इस बार भी प्री पोल अलायंस, अंजना जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्री पोल अलायंस को मैंडेट मिला है। व्यक्तिगत हार क्या होती है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। व्यक्तिगत तो बनारस में अगर हारते तब बात करते आप। उनके बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सिवाय आरोप लगाना। और अब आप क्या चाहते हैं कि अगर विपक्ष को 235 सीटें आ गई हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो सरकार को काम नहीं करने देंगे या पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट संविधान के हिसाब से चलती है, रूल बुक के हिसाब से चलती है और ये सरकार उसी के हिसाब से चलेगी। ठीक है। नीट का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे परंपराएं भी तो कोई चीज है। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो जाए, उसके बाद सरकार करा लेगी, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन उसको इश्यू को लेके आपने पार्लियामेंट्री वर्जन करा दी, तो ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है। ठीक है, अनुराग जी से एक जवाब इस पर ले लो, उसके बाद रुक जाइए शहजाद जी। अनुराग जी आप जवाब दीजिए। 2-3 बातें वो कह रहे हैं कि गिनाइए ना संविधान के खिलाफ क्या हुआ है
आप इंस्टेंसेस कोट कीजिए कि संविधान के खिलाफ ये सरकार कब गई है। देखिए, संविधान के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। पहले मैं 4 लाइन सुना दूं, फिर बता दूंगा कब कब संविधान के खिलाफ हुई है। गाना या कविता? ये भारतीय जनता पार्टी, कान को खोल के सुन लें। सुनिए ना, पेपर लीक पर आवाज उठेगी, अन्याय के बुलडोजर पे भी आवाज उठेगी। चाहे कर दो तुम माइक बंद, भले तुम जितना जुल्म कराओगे हम उतना कसकर बोलेंगे। हर जुल्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पे खुलकर बोलेंगे। यूपी ने सबक सिखाया है, तुमको साफ बताया है, तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त इसलिए हुए यूपी से मुक्त। तुम जहर के बीज बोगे, हम जहरीले बीज काटेंगे, खुशियां जनता में बांटेंगे। आप कह रहे थे कि क्या इन्होंने संविधान के साथ अन्याय किया? आप बताइए, एक एक दिन में 78 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। क्या संविधान सम्मत था? आपने बिना 146 सांसद आप पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास कर रहे थे। क्या आप इसको कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर में कहा था कि इन्होंने लॉकडाउन किया, देश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा था काला धन लाने की बात करने वाले लोग हमारा सफेद धन लेके भाग गए, जिनको वापस नहीं ले पाए। कहां गए यहाँ के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और अभी जो एनटीए का चेयरमैन था वो भी भाग गया। सुना अमेरिका भाग गया। कैसे भाग गया भैया? जो भ्रष्टाचारी करता हो अमेरिका कैसे भाग जाता है, मैं पूछना चाहता हूं। और चुनी सरकारों को गिराने वाला कौन, बताइए आप? क्या संवैधानिक था? महाराष्ट्र की चुनी सरकार को इन्होंने गिराया, उनके वहां पार्टियों को 2 भागों में बांट दिया। ये इनका काम है। किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी सरकार, जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गिराया, किस तरह से खरोफरोस्त की, क्या किसी छुपा हुआ है? और जो इनके साथ अभी चिराग पासवान जी, इनकी पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। एलजेपी के बैठे हैं, आर कहां से लग गया? ये तुम्हारी पार्टी में आर किसने लगाया? पहले तो एलजेपी थी, एलजेपी आर कैसे हो गई? आर लगाने वाले यही लोग हैं जिनको आप देख रहे हो, जिनके साथ बैठ के आप आज बैठे हो सत्ता के लालच में। इन्होंने ही आर लगाया आपकी पार्टी में। पहले एलजेपी हुआ करती थी, बांटने वाले यही लोग हैं। भूलो मत, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा किसने लूटा इस देश के अंदर? ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है देश के अंदर में जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो बात करें, सवाल सुनिए पहले। संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो कह रहे हैं कि संविधान के साथ आपने जब जब खिलवाड़ किया उसमें 3-4 बातें अनुराग जी ने सुनाई। साथ ही सोनिया गांधी ने अपने खत में लिखा है कि आप बात करते हैं कंसेंसस की, कि कंसेंसस से संसद चले, लेकिन आप विश्वास रखते हैं कन्फ्रंटेशन में, यानी आप सहयोग चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ मुकाबला और टक्कर कराते हैं। इस पर जवाब। अंजना जी, आप बड़े दिनों के बाद वापस से अपने शो को संभालने आई है, तो मेरी आपसे केवल एक ही इल्तिजा है कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी सारी बातें पूरी हो जाने दे और सभी लोग अपनी अपनी बारी में बोले। और क्योंकि अनुराग जी ने आज एक कविता सुनाई है, उन्होंने एक शेर सुनाया है, तो मैंने भी कुछ लाइनें लिखी थी, मुझे भी एंटीसिपेशन था कि अनुराग जी कुछ सुनाएंगे तो हम भी सामने शेर का कर्ज जो है अदा कर दे। तो मैंने भी लिखा है, इरशाद फरमाता हूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरे दावों के सामने तेरी असलियत को तोल दूं। मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है अनुराग, मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है कि हर झूठ पर भी मैं सुभान अल्लाह बोल दूं। मैं बताता हूं क्यों। अभी कंसेंसस, कन्वेंशन, बड़ी बड़ी ये सी बड़ी वाली बातें होती है। ये सी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। सी फॉर कन्वेंशन पूछे ना सोनिया जी को, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने पर सी फॉर कांग्रेचुलेट किया है। ममता दीदी ने तो लाइट ही बंद कर दी। इनसे पूछे कि सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उस समय पर पूरे विपक्ष ने कॉन्स्टिट्यूशन डे बॉयकॉट कर दिया। ये कन्वेंशन कंसेंसस की बात कर रहे हैं भाई। ये इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में खड़गे जी गए नहीं, ये कंसेंसस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि सी फॉर कन्फ्रंटेशन करने वाले सी फॉर कंसेंसस का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे सी फॉर कंसेंसस तमिलनाडु की असेंबली में करते। अभी क्या कहा अजय कुमार जी ने, मैं उस बात पर आना चाहता हूं। अजय कुमार जी ने कहा क्वेश्चन आवर बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने सुनी नहीं बात स्पीकर की तो स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि 63 दलित जानों का मामला है और यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यह संविधानिक अनिवार्यता है कि मोशन ऑफ थैंक्स होगा और उसमें कोई रोक नहीं। आप जितना जिस विषय पर बोलना चाहे बोलिए, पर वहां पर क्या मांग लेकर अड़े हुए हैं? एडजर्नमेंट मोशन अभी होना चाहिए। और उस पर देखिए स्पीकर जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनको ना बर्खास्त किया ना कुछ किया। फिर भी कौन सा बताया जा रहा है तानाशाही का मॉडल यहां पर, और वहां पर कौन है? सुंदर संगीत है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का। और सुंदर संगीत सेकुलरिज्म लिबरलिज्म का ये दिल्ली में आकर बताते हैं, और पश्चिम बंगाल में तानाशाह किसको बोलते हैं जाकर?
ये ममता दीदी को बोलते हैं। पंजाब में खेड़ा गिरफ्तार होता है तो किसको बोलते हैं तानाशाह? आम आदमी पार्टी को बोलते हैं। केरला में इनके अध्यक्ष पे केस होता है तो किसको तानाशाह बोलते हैं? पी विजयन को बोलते हैं। इनके आरोपों का क्या लेना देना है भाई? अभी इन्होंने चुनावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। अभी अजय कुमार ने कहा कि क्या यह चुनाव फेयर था? मतलब 99 सीटें आने के बाद भी यह चुनाव फेयर नहीं था इनके हिसाब से। और मैं फिर से अपने सवाल पर लौट कर आता हूं। मेरा एक ही सवाल है, राहुल गांधी, खड़गे जी, एक को भी 1 मिनट का समय नहीं मिला कि वो कलकुर्ची के 63 दलितों पर एक शब्द बोले। और आखिरी में बुलडोजर के बारे में, अनुराग जी ने बुलडोजर का जिक्र किया। अंजना जी जरा कैमरामैन इसको जूम तो नहीं कर पाएगा, मैं मोजो से जुड़ा हूं। ये देखिए ये तस्वीर, जब बुलडोजर अतीक और मुख्तार के घर पर चलकर वो प्रॉपर्टी गरीबों में बांटने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ती है तो ये लोग छाती पीटते हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीर है जहां पर एक छोटा सा रेडी पटरी वाला उसकी दुकान को तोड़ रही है ये स्टालिन की बुलडोजर। नाम भी स्टालिन है, काम भी स्टालिन जैसा है, कल्लकुरुचि में भी और यहां पर भी। इस पर बोल दे, ये तो सिद्धांत को लेकर बात रखते हैं ना। अनुराग जी आप बोलिए कि कल्लकुरुचि में दलितों का मारा जाना, उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी का क्या स्टैंड है? अभी तक एक ट्वीट नहीं आया आपका। ठीक है अनुराग जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता दें। अच्छा, अजय कुमार जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? क्योंकि कांग्रेस से रिलेटेड है सीधा, तो अजय जी आवाज आ रही है? 10 सेकंड आवाज आ रही है अंजना जी, आवाज आ रही है? बोलिए हाँ आ रही है। बीच बीच में कनेक्शन कट रहा है सर, थोड़ी देर गाड़ी रोक लीजिए ना अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी। नहीं गाड़ी एकदम गाड़ी रोक दी है। ठीक है, हाँ अंजना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं सोचा था कि मैं पहुंच जाऊंगा जब तक, लेकिन ट्रैफिक ठीक नहीं थी। देखिए शहजादा जी, पहली बात ये मैं कहना चाहूँ शहजाद पूनावाला साहब, पहली बात ये है कि अगर आप कहेंगे शहजादे की आदत है, शहजाद अंजना जी बुरा नहीं मानता, शहजादे की आदत है। आप लोग को शहजादा बोलने की आदत है, शहजादे की आदत है आपको। शहजादा आप बोलने की आदत आपको है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपका नाम ही हो गया। सॉरी यार, माफी मांगना चाहूंगा। चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बोलिए अजय जी। फिर गाड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जी बात रखिए, अपनी बात पूरी रखिए। आप बताइए कि किसने सबसे ऊंचे स्तर की जो भाषण दिए थे इस चुनाव में? और पूनावाला साहब ही बताएंगे। घुसपैठी, बच्चे पैदा करने वाले, ये सब शब्द जो इन्हीं के लीडर के हैं। जो शब्द जो प्रधानमंत्री जो इस्तेमाल, नहीं मैं पहली बात ये प्रधानमंत्री के जो शब्दों का सुन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? अपने प्रमुख विपक्ष पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं, 25 रेड होती है ईडी सीबीआई की, उसमें से जो है 23 जो है आपके पार्टी में शामिल होते हैं। आप बोलते हो कि आप मापदंड के बारे में बोलते हो कि आप एक चीज बताइएगा कि हमारा जो मांग थी नीट का, एक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल रहता है पार्लियामेंट में, हमारा हमेशा डिस्कशन रहा है कि इस पर चर्चा कीजिए, कोई चर्चा कहां करते हैं? और दूसरी बात है कि कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत, जब ये 2 सीट थे अंजना जी, तभी भी हमने नहीं कहा कि आरएसएस और बीजेपी, ये बीजेपी मुक्त भारत होनी चाहिए। हर एक चीज में इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस को हटाना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, आप लगातार देख लीजिए कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप कहां कंसेंसस बन पाएगी? और हम सोच रहे थे कि अगर विपक्ष की संख्या 240 के आसपास है, इंडिया अलायंस का जो संख्या 240 का है, चर्चा होगी बिंदुओं पर। और ओम बिरला साहब के बारे में और इनके काम करने का तरीका, कभी इतिहास में कभी हुआ है भारत के इतिहास में कि 140 संसद सस्पेंड हुए हैं? कभी इस देश के जो सबसे जो संवेदनशील कानून जो है, भारत के जो नए कानून इन्होंने जो लाए थे, वो कैसे आया? बिना विपक्ष की उपस्थिति का, ठीक है, वॉइस वोट पे। अब 10 साल सत्ता में रहने के बाद, अजय जी मेरा प्रश्न आप ही से है, 2 लाइन का इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी अनुराग जी और शहजाद जी के पास। 10 साल से आप लोग लगभग यही बातें बोल रहे थे, जो बातें अभी बोली ना आपने अजय जी, यही बातें 10 साल तक आप जनता को समझाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता नरेंद्र मोदी को दे दी। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये तो बात सत्ता तो पब्लिक, यदि आपने विपक्ष के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, आप जो है पूरे पैर बांध दिए और फिर रेस कराते हो। आप, मैं बता रहा हूं किस तरह से आपने जेल भिजवाया सबको, आपने अकाउंट फ्रीज कराया। अगर ये लेवल प्लेइंग होता तो नरेंद्र मोदी 50 से ऊपर नहीं जाते। बनारस से शहजाद जी इसका जवाब दीजिए। नहीं, बनारस से आपको मैं बता रहा हूं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो। वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, इसलिए आपकी सरकार। मैं एक एक करके जवाब देता हूं।
अब अंजना जी कल तो ऐसा हो जाएगा कि आज तक की रेटिंग बहुत आगे रहेगी तो बाकी चैनल बोलेंगे नहीं नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। भाई जनता अगर 6 बजे का शो देख रही है, अंजना को पसंद कर रही है, टीआरपी आपको दे रही है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है या कॉम्पिटेंसी का मामला है? अंजना जी आप ईमानदारी से बताइए, बाकी के 6 बजे के शो क्यों नहीं चल रहे इतने जितने आपके चल रहे हैं? ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है क्या? तो जनता की जो निर्णय है वो जनता का निर्णय है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। ये कह रहे थे इतिहास में कभी ऐसा हुआ 150 सांसद, अरे भाई इतिहास में ये हुआ कि आपने सभी विपक्षी दल के नेताओं को जेल में ठूस दिया। राजनाथ जी को अपनी माताजी के अंतिम संस्कार के लिए आने के लिए इजाजत नहीं मिली, यहां कोर्ट ने आपको कैंपेनिंग के लिए कोर्ट ने बेल दे दिया था भाई, और वही कोर्ट ने आपको फिर से जेल भेजा है। तो कोर्ट पर सवाल है क्या? आज भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने दी है, क्या मोदी जी ने न्यायिक हिरासत दी क्या? और आप भाषा की बात कर रहे हैं अजय कुमार जी, सनातन समाप्त, हिंदू धर्म धोखा, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये बातें। और अभी का 2 दिन पहले का, अंजना जी आप शायद ज्वाइन की नहीं थी, वहां पे विदेश में थी, आपको पता है क्या कहा ये अखिलेश यादव जी ने अपने सांसद फैजाबाद को देखते हुए कहा, ये देखो ये राजा अयोध्या। अरे प्रभु श्री राम से तुलना करेंगे, 37 सीटें जो आ गई। और अभी एक और बयान अनुराग जी ने कहा है, मैं पिछले सेगमेंट में उठाना भूल गया, उन्होंने कहा, और अंजना जी आपका शो करोड़ों लोग देखते इसलिए कहना जरूरी है, उन्होंने कहा एनटीए का चेयरमैन फरार हो चुका है, अमेरिका चला गया, ऐसी रिपोर्ट आई है। इनको एनटीए के चेयरमैन का नाम पूछ लीजिए और क्या यह बात सही है या यह भ्रामक है? एनटीए का चेयरमैन क्या विदेश यूएसए चला गया है? अंजना जी आप पुष्टि कीजिए, अनुराग जी आप पुष्टि कीजिए और इसका तथ्य सामने रखिए। कितना झूठ फैलाएंगे भाई? अनुराग जी एनटीए के चेयरपर्सन का नाम बताओ। अरे मैं बात कर लूं, सुनिए। हाँ बिल्कुल, अरे पहले नाम बताओ। मैंने कहा एजेंसी, मेरा चेयरमैन निकल गया मेरे मुंह से, मैं अपनी बात कर दूं, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। एजेंसी भाग गया। मैं पहले इसके ऊपर खेद प्रकट होगा, खेद प्रकट होगा, खेद प्रकट होगा इस पे। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। ये हल्लाबाजी करने, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर चिल्लाने लगो, फिर डिबेट छोड़ के भागने लगोगे। अपनी बात मैं बीच बोला क्या? अनुराग जी मैंने कहा कि एजेंसी सुना है, पेपर करवाने वाली एजेंसी, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सुना है पेपर एनटीए चेयरपर्सन बोला आप चला लो, पेपर प्रोड्यूसर को बोलकर एजेंसी जो होती है, सुना है उसका मालिक जो था वो बाहर, सॉरी पेपर नीट नहीं, उन्होंने एनटीए चेयरपर्सन बोला, एजेंसी का मालिक जिसने पुलिस भर्ती यहाँ उत्तर प्रदेश में कराई थी, पुलिस भर्ती जो, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने, डिस्टर्ब मत कीजिए, फिर मैं ऐसा डिस्टर्ब करूंगा मैं फिर परेशान हो जाओगे। मैं कह रहा हूं पुलिस भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिस एजेंसी ने पुलिस भर्ती करवाई थी, सुना है उसका मालिक विदेश चला गया है। अब इस पे क्लियरिफिकेशन आप दे दीजिएगा, अब मेरी बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा तेरी हकीकत क्या है, तो मैं उसी पे 2 लाइन बता रहा हूं। तेरी हकीकत क्या है भाई मेरे? भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला, महिला अत्याचार, पेपर लीक, मिरर में एक बार देखो तो खुद को शर्म आने लगेगी। क्या इतना कुछ भ्रष्टाचार करके बैठे हो? पेपर, आप मिरर देखते कहां हो? दूसरी बात, सुना है कि अभी कह रहे थे कि फैजाबाद, अरे बड़े पहले तो बड़े जोर से बोलते थे अयोध्या बोलो, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, अब अयोध्या क्या हार गए कि अब अयोध्या बोलने से कतराने लगे? क्या बात है भैया, क्या बात है? ये असली चेहरा है। मैंने प्रभु राम के नाम पे राजनीति, तभी तो प्रभु राम ने आपको हराया है। अब आप अयोध्या बोलने से डरने लगे, अब फैजाबाद चले गए, और पहले कहते थे फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया, अब फैजाबाद क्यों? सवाल उठा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम से लोकसभा का नाम क्या है? आपने पत्रकारिता का वास्ता क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे नाम पे मैं देखिए दूसरे पर दोष मत डालिएगा। भगवान राम को, हिंदू धर्म को आप ला रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट में। आवाज नीचे कीजिए सबकी। अनुराग जी आप ही पॉलिटिकल डिबेट में हिंदू धर्म ला रहे हैं ताकि अजय जी कल को हम पे ना बरसे, क्योंकि उनकी आदत है हल्ला बोल के बाद जो यहाँ नहीं बोल पाते ट्विटर पे लिखते हैं वो। तो अनाप शनाप बातें मत लिखिएगा। देखिए ये भगवान राम को अनुराग भदौरिया लेकर आए हैं, हम धर्म की बात पर बहस नहीं कर रहे थे आज। दूसरी बात अनुराग जी, क्या आप खुद मान रहे हैं कि आपने एनटीए चेयरमैन को लेकर जो खबर बोली थी, जो बात कही थी, वो गलत फैक्ट था? चलिए पहुंच गए अजय जी, पहुंच गए कहीं पर, अब उनका कांटेक्ट गलती से निकला। मैं सुन लीजिए गलती से निकला मैं इस बात को मानता हूं, गलती से निकला। मैं पुलिस भर्ती को बोल रहा था तो एनटीए पे चला गया। पुलिस भर्ती की जो एजेंसी थी, यूपी में जो पुलिस भर्ती हुआ था घोटाला, उसका जो मालिक था सुना हुआ अमेरिका भाग गया, एनटीए का नहीं, एनटीए में गलती से बोल गया। मैं उसके लिए अपनी गलती को मानता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और यही तरीका भी होना चाहिए। में बोलते हो तो आप हो जाती है। अरविंद जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। लेकिन अरविंद जी जो अजय साहब कह रहे हैं उस पर जाइए, क्योंकि सोनिया गांधी की इस पूरी चिट्ठी का जो खाका है
उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि अब जब आप सरकार में आ गए, आप चाहते कंसेंसस से पार्लियामेंट चले, ये चले वो चले, लेकिन आप सिर्फ कन्फ्रंटेशन, आपने सिर्फ लड़ाई किया, आपने विपक्ष को टारगेट किया, लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव ही नहीं हुआ। नहीं, ये कैसे कह देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव नहीं हुआ? अगर इनके पास कोई शिकायत है तो जाए ना कोर्ट में, इलेक्शन सेटिसाइड कराएं। मतलब अगर इतना गंभीर आरोप लगाओगे और कोई कार्रवाई नहीं करोगे, चलो नहीं कोर्ट जा रहे, प्रदर्शन नहीं करोगे, कोई कन्विंसिंग नहीं करोगे किसी चीज की, तो क्या निकलेगा उसमें से? हम इन आरोपों से बिल्कुल सहमत रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई उसके आगे की नहीं है और इनको 99 सीट मिली है कांग्रेस को। प्लीज, ये बात अलग है कि 14 राज्यों में जीरो है, सब एक सीट भी नहीं मिली है 14 राज्यों में। जनादेश मिला है आपको विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष में बैठने का मतलब होता है कि अगर आपको देश से प्यार है, देश की जनता से प्यार है, तो कंस्ट्रक्टिव रोल निभाइए। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव रोल निभाएंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। 9 करोड़ रुपया लगता है लोकसभा का एक दिन का और 5 करोड़ रुपया राज्यसभा का। इस मामले में पर लेकिन आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। किस बारे में? क्योंकि आप लोग कभी सत्ता से बाहर रहे नहीं, जो सत्ता में रहता है। आपको ऐतराज है? हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐतराज है। हमें क्या देखिए जनता ने दिलचस्प है, लेकिन आपने जब जनता के पैसे की चिंता जाहिर की तब मुझे ये स्ट्राइक, बिहार की जनता ने हमको 100% स्ट्राइकिंग रेट है, 5 सीट लड़े थे, 5 सीट जीते। 14 में भी यही हाल था, 19 में भी यही हाल है और अभी भी यही हाल है। और हम लोग हमेशा देश की जनता के इश्यू होते हैं। एक एग्जांपल, SC ST एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे कैबिनेट में, फौरन मोदी जी के पास गए और उनको कहा कि इसको ठीक करिए, और मोदी जी को धन्यवाद, साधुवाद, उन्होंने बात मानी और उसको रिस्टोर किया जैसा एक्ट था वैसा ही। ठीक है अजय कुमार साहब, अब मैं आपके पास, इसके बाद शहजाद जी आप बोलेगा। अजय जी, आपने खुद ही कहा, चूंकि हम लोग लगभग 100 कंस्टिट्यूएंसीज में मैं खुद गई थी, आपको लगता है कि राहुल गांधी किसी प्लेइंग फील्ड के मोहताज थे? आजकल तो लोगों के हाथ में, और ये मैंने इस पर एक बाकायदा आर्टिकल भी लिखा था, लोगों के हाथ में आजकल सोशल मीडिया रहता है, वो रील्स, वीडियोस, ट्वीट्स सब कुछ स्क्रॉल करते हैं, और उसके जरिए आप, आपकी पार्टी के लोग काफी मुखर होकर हर जगह पर अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे थे। उसके बावजूद कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लोग मतलब राहुल गांधी और राहुल गांधी की सोच, उनके नेतृत्व, या फिर आपकी पार्टी की सोच, या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जनता तो जानती ही थी, उसके बावजूद उन्होंने ये चयन किया है ना अपने वोट का। देखिए अंजना जी, वही मैं बोल रहा हूं कि पिछले 5 साल से आपको लगता है क्या कि ईडी सीबीआई ने 25 रेड किए और 23 लोग बीजेपी में शामिल हो गए, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? क्यों शामिल हुए बीजेपी में? तो पहली बात ये तो ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात कि ईडी सीबीआई के रेड होने के बाद बीजेपी में शामिल होना लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए हमें। दूसरी बात, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, पॉलिटिकल डोनेशंस, कैसे कैसे चंदा लो, धंधा लो, प्राइम मिनिस्टर का वो जो कोविड वाला फंड के बारे में तो कोई चर्चा नहीं। शहजाद जी बहुत बड़े बड़े बातें कह रहे थे, तो मैं तो 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। जो हमारे वाजपेयी जी मित्र बोलते, कोर्ट में जाइए। निर्दोष आदमी जो 20 साल बाद जो जेल में सड़ता है, उसके बाद आप जाओगे कि नहीं, आप निर्दोष है साबित कीजिए, 20 साल जब जेल में जाइए, सड़िए, कोई बात है क्या कि कोर्ट में जाइए? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि आपने ईडी सीबीआई रेड किया और 25 में से 23 लोग आपके पार्टी में शामिल हो गए। आपने पैसे के बल पर जो चुने हुए सरकार को गिराए, आपने जो कैंडिडेट को, ये पूरा देश देख रहा है, और ये जितने भी कहें, शहजाद पूनावाला साहब कुछ भी बोले, वाजपेयी जी कुछ भी बोले, आपने जो चुनी हुई सरकार को तोड़ने का कोशिश किया। और वाजपेयी जी 14 स्टेट में जो जीरो, आपका बीजेपी का क्या स्थिति है? 8 स्टेट में जीरो है। तो कभी आप 2 सीट में तब तो किसी ने नहीं कहा। हमारा इतना ही कहना है कि इस देश में, अंजना जी, कोई भी फोन इस ग्रुप में कोई भी फोन करता है तो क्या कहते हैं? व्हाट्सएप में बात कीजिए। पूनावाला साहब अपने व्हाट्सएप में बात करते हैं, फेस टाइम में बात करते हैं, क्योंकि सब्जी वाला को भी लग रहा है कि मोदी जी सुन रहे हैं, सब्जी वालों को भी लग रहा है, दूध वाला को भी लगता है कि मोदी जी सुन रहे हैं। हर एक आदमी व्हाट्सएप में। हम जितने भी जर्नलिस्ट को जानते हैं इस देश में, डर का माहौल नहीं है। आप बताइएगा कि कल का जो छत गिर गया था, जितने भी टॉप जर्नलिस्ट के जो ट्वीट्स थे, आइडेंटिकल 2008 में जो जीएमआर को, इसका मतलब है कि रेल पटरी कोई दुर्घटना मोदी की है ही नहीं। अंग्रेज ने रेल पटरी बनाई, कांग्रेस ने रेल पटरी बनाई, तो कांग्रेस की गलती है, मुगल की गलती है, नेहरू की गलती है। तो आप कल का मैं बता रहा हूं उदाहरण, आपके जो बिरादरी के जितने भी सीनियर लोग थे, एक ही ट्वीट था। आप बताओ, ये डर का माहौल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? अकाउंट फ्रीज है,
ईडी सीबीआई चलिए अंजना जी, मैं अब जवाब दे दूं। शामिल करते नहीं। शहजाद जी जो 2 मिनट, शहजाद जी सॉरी, शहजाद जी 2 मिनट। हमारा इतना ही कहना है कि आप जानबूझ के बोल रहे हो लग रहा है। पर ये भाषण मुशायरा नहीं है ना। बॉस यार, मैं आपको नहीं टोका था, आप तो भाषण दे रहे थे, आप खराब भाषण दे रहे थे, मैंने टोका था क्या? खराब कविता लिखते हो तो टोका था क्या? तो यार हमारा भी भाषण खराब होगा, लेकिन सुनो पूरा कीजिए। हाँ, कि खराब कविता बोलते तो हमने थोड़ी कहा कि खराब कविता खराब है। तो यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हम भी आपको जो है क्या बोलते सहानुभूति के साथ सुनते हैं, आप भी हमारे बात को सहानुभूति के साथ। कविता कैसे लगी आपको? भदौरिया जी की कविता में भी सुधार हो सकती है, लेकिन शहजादा जी की कविता से तो ज्यादा पसंद आया। अंजना मेरी जी, कविता कहाँ पसंद आएगी? उसमें सच था, उसमें सच था, वो चुभेगा। नहीं, पूनावाला साहब एक सवाल आपसे है। पूनावाला साहब, ये जो आपने बुलडोजर, एक मिनट, अंजना जी उनसे आप उनसे पूछिए, बुलडोजर, लिंचिंग, ये लोग जो आप यूएपीए के दुरुपयोग जो कर रहे हैं, वो क्या सही है क्या? ये ईडी सीबीआई में जो है लोग आपके पार्टी में शामिल होते हैं ईडी रेड के बाद, वो सही है क्या? यदि आप विपक्ष मुक्त भारत बोलते रहते हैं, ये सही है क्या? हमने तो कभी नहीं कहा। दूसरी बात है कि जनादेश, आप जितने भी बोलिएगा, ये जनादेश इस विपक्ष के जो मजबूत विपक्ष का हो या आप बाल बाल बचे हो, जो है परिभाषा के ऊपर है। लेकिन आप क्यों विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनेंगे? आप कमेटी में, आप बताइए पूनावाला साहब, आप तो पढ़े लिखे इंसान है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जब हम पार्लियामेंट में थे तो हमेशा जो है बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता था, आपने उसको बंद कर दिया। ठीक है, आपने 3-4 वैलिड क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब अब सुनिए। अब शहजाद जी चारों बातों का जवाब दीजिए। अब देखिए, एक एक करके मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। काफी लंबा चौड़ा उन्होंने सवाल जवाब किया है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि देखिए आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चलिए, आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं तो सुनिए आपकी सीनियर प्रवक्ता। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का। आप लोगों ने इन पे केस किया था अजय जी। मेरी तो कविता में इसलिए सच्चाई थी, मैं बोला नहीं आगे, पर आपकी बहुत वीक मेमोरी है। अभी ये जो आपका, एक सुन लीजिए, आपका गठबंधन अब हो गया, खत्म हो गया दिल्ली में। अब एक दूसरे को फिर से गाली देने के मोड में आ चुके हो। अभी मटके वटके भी फोड़े केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ, उनके धरने को ड्रामा भी बोला है रागिनी नायक ने, तो ये सब चल रहा है। तो आप नए मोड में आ जाइए। ये केजरीवाल जी का सपोर्ट नहीं करना, दिल्ली वाले आपको कुछ और बोल देंगे, छोड़ दीजिए उसको। आप झारखंड में व्यस्त रहते तो शायद दिल्ली का आपको पता नहीं। अभी आपने दूध वाला, पानी वाला, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सब बात कर दी। अरे कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल सारे दाम बढ़ा दिए, उस पर एक शब्द नहीं बोलिएगा। आपने हमारे खिलाफ तो महंगाई का विषय उठाया ना। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबका दाम कर्नाटका में बढ़ा दिया। एक को शब्द इंडिया अलायंस के नेता से नहीं, पर हम हिपोक्रेसी करते रहेंगे और भाजपा को गालियां बकते रहेंगे। तीसरी बात, आप संविधान और डेमोक्रेसी की बात पढ़ा रहे हो। बंगाल में और तेलंगाना में केवल एक मीम शेयर करने के लिए या केवल एक टिप्पणी करने के लिए, और कर्नाटका में भी अजीत भारती, नाम लेना चाहता हूं, आज तक पे नाम आना चाहिए उसका, अजीत भारती ने केवल पैराफ्रेज के आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात को आपने कर्नाटका की पुलिस उसको पकड़ने के लिए भेज दिया। यूएपी और सेडिशन की बात कर रहे हैं। एक दिन में कुडनकुलम में 9000 सेडिशन के केस मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ठोके थे। 9000। आप बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, मानसिकता की। आपको पता है कि केवल मजरू सुल्तानपुरी, क्योंकि कविताओं की बात हो रही है, मजरू सुल्तानपुरी ने नेहरू को हिटलर क्या बोल दिया, जेल में 2 साल चले गए। फर्स्ट अमेंडमेंट लाने का काम नेहरू का, प्रेस पर कंकुश लगाने का काम राजीव गांधी जी का 2 बिल लाए थे। उनके सुपुत्र राहुल गांधी मौसमी सिंह को बोलते बीजेपी के एजेंट है। मतलब क्या बात करते हैं आप? पाठ पढ़ाएंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। इमरजेंसी की निंदा प्रस्ताव लाए तो उसका विरोध क्यों किया आपने? आप तो सुधर गए ना, इमरजेंसी का खंडन करते ना, तो उसका विरोध क्यों किया? कम से कम समाजवादियों में इतनी शर्म थी कि वो सीधे खड़े थे मौन में, आपने तो उसका भी विरोध किया। ठीक है अनुराग जी, थोड़ा सा, अनुराग जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि अजय जी आपकी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक है इमरजेंसी पर, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सोनिया गांधी के लेख पर टिप्पणी करने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। लेख पढ़िए, 77 के जो है इमरजेंसी के जो है के बाद उस जनादेश को हमने स्वीकार किया और अपने गलती मानी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं सोनिया गांधी जी के लेख, क्योंकि आ जाते टीवी में। बात सुन लीजिए, मैंने तो सुना था, आप सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात है कि हम महंगाई पर उठाएंगे, हम हर जगह बोलेंगे, आप भी बोलो। दिक्कत क्या है कि देश भर में महंगाई बढ़ रही है, और कर्नाटका में बढ़ा देंगे।
मुझे पहले बोलने दीजिए शहजाद पूनावाला जी, मैंने कभी आपको नहीं टोका। पेट्रोल, डीजल, पानी, अरे पहले बात दूध का दाम क्यों बढ़ा है कर्नाटका में, बताइए। पहली बात है, पहले इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप देखिए अभी 5 मिनट बचे हैं, एक मिनट आप चारों को मिलेगा। नहीं दिक्कत 1 मिनट में अपने 4 सवालों के लिए रख रही हूँ, एक मिनट में बात पूरी कीजिए। अंजना जी, देश भर में महंगाई, कर्नाटक में महंगाई बढ़ गई, क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बढ़ी? मध्य प्रदेश में, देश भर में महंगाई बढ़ी, तो जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। अगर कर्नाटक की सरकार अपने रेवेन्यू गैप को फ्रीज करने के, तो इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ ना, तो आपके जो पूरे देश में कमाई कम हुई, तो आप दोषी हैं। अब अजय जी असल सवाल पर आते हैं। छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, सब लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, मजबूत पे विपक्ष, मजबूत पे विपक्ष, ये मैंडेट साफ है, जनादेश साफ है। मजबूत विपक्ष जनता को चाहिए था, लेकिन ये मजबूत विपक्ष क्या कर सकता है इस देश के लिए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या मंडे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और उसके बाद नीति पर चर्चा होगी, या फिर हम लोग हंगामा देखेंगे? आपका रोल क्या होगा, ये बताइए। हमसे पूछ रहे हैं अंजना जी? हाँ जोय जी। हाँ, तो पहली बात है कि पार्लियामेंट चलाना सरकार का काम है। ये फोन करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। कांग्रेस, ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में डिस्कशन नहीं होती है। पहले होता था, आप बात कीजिए, टॉपिक डिसाइड कीजिए, सहमति बनाइए। ये लोग चाहते हैं कि हंगामा हो। पहले हर एक पार्लियामेंट में क्या होता था कि एक दूसरे, जब विपक्ष के नेतागण और सरकार के लोग बैठ जाते थे और एजेंडा तय करते थे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उसको जो उल्टा पुल्टा करेगा। ठीक है, अनुराग जी। पार्टी में कोई बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं है। अहंकार उतनी बड़ी हुई है, 56 इंच से 5 इंच तक आ गया लगातार, जो तभी भी अहंकार बढ़ी हुई है। तो थोड़ा सा तो अपने अलायंस को सोचिए, कब नायडू चले जाएंगे, कब अनुराग जी नीतीश चले जाएंगे, कोई भरोसा? अनुराग जी चूंकि बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। अनुराग जी, आप शहजाद जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज से चिल्लाती है, कर्नाटका का नाम लेगी, तमिलनाडु का नाम लेगी, पश्चिम बंगाल का नाम लेगी। अरे भैया, इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दो 30-35 रुपए, वहां पे आटा चावल दाल दूध भी सस्ता कर दो, 20 रुपए लीटर बिकने लग जाए। क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में कर दो सस्ता, और कहो देखो हमने सस्ता कर दिया, अब देखो कर्नाटक वाले सस्ता नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप 1950, 1960, 1970 में कब तक जियोगे भैया? आप तो 2014 से 24 के बीच की भी तो कभी बात करोगे, जिसको आपने लंबे लंबे वादे इस देश को, जनता को सपना दिखाया था, वो सपना का क्या हुआ? जो युवा उसमें पैदा हुआ था 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, 10 साल का था, 20 साल का हो गया। वो बेचारा इंतजार कर रहा है, जो 20 साल का था 30 साल का हो गया, इंतजार कर रहा है कि आप भैया हमारे लिए कई बात करोगे। 25 का था, वो 35 का होने को आ गया कि हमारे तो हक की कई बात होगी। हम तो जवान हो गए, जवान से बूढ़े पे जाने लगे, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं हमारे दादाजी के जमाने में। कमाल की बात भैया, आपने तो युवाओं की बात की थी, अब उनकी चिंता ही नहीं कर रहे जरा सा भी। वो सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि बीजेपी वाले कुछ हमारे बारे में बोलेंगे। ना आप युवाओं के बारे में बोलते हो, ना महिला अत्याचार पे बोलते हो, ना यहाँ पे किसानों के बारे में बोलते हो, ना छात्रों में जो पेपर लीक हुआ वो तो हम बात करते तो ऐसा लगता है जैसे हम गुनाह कर दे रहे हैं। आप सन्नाटे में छा जाते हो। पेपर अरविंद जी, विपक्ष का आरोप है कि जनता से जुड़े मुद्दे जब वो उठाते हैं, चोर आ जाता है। ठीक है, चाहे नीट हो, महिलाओं का मुद्दा हो, आप लोग इमरजेंसी याद कराते हैं जनता को। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज पर फोकस रहे जो एंटी ऑपोजिशन जाता है, विपक्ष के खिलाफ जाता है। जनता से जुड़े मुद्दे जब वो उठाते हैं तब आप उनकी आवाज बंद करते हैं। नहीं, ये भी आरोप ठीक नहीं है। देखिए, याद करिए ना, 25 जून का अगर दिन नहीं होता तो ये इमरजेंसी के लिए क्यों प्रस्ताव आता? रेलेवेंसी है। जिस दिन अगर कोई रेलेवेंस तो सर आज नीट का है ना, नीट की नहीं है, प्लीज अंडर नीट की है। एक सेकंड में पूरा कर लूं ना, नीट की है। सरकार ने खुद, धर्मेंद्र प्रधान जी ने FIR CBI को की, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और नीट पे डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर एग्जाम्स को सफल तरीके से देश में नहीं करा पा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? अंजना जी, इट्स ए क्राइम। माफिया जैसे भू माफिया, एक सेकंड, जैसे भू माफिया है, रेत माफिया है, लैंड माफिया है, ऐसे ये पेपर लीक के माफियाज है। और ये क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए ही CBI को इन्वेस्टिगेशन सौंपी है। और जब तक उसमें कोई चीज निकल के नहीं आएगी, हम चर्चा में क्या बताएंगे आपको? जब तक डिफेक्ट नहीं पता चलेंगे, हम आपको क्या बताएंगे? पूरा सिस्टम फ्लॉड है। NTA, सुप्रीम कोर्ट फ्लॉड है। एक अलग से हुआ क्राइम नहीं है, क्राइम के जरिए तो है, लेकिन लूपहोल्स बहुत सारे हैं। मैं कह रहा हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्राइवेट एजेंसी, अंजना जी, 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, क्राइम को अनफोल्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है वो मटीरियल देंगी, बिल्कुल बनानी होगी, और एग्जाम सही तरीके से होने बिल्कुल करनी होगी, और उसी का प्रयास जारी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। शहजाद जी,
अंजना जी, मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा पूरा 1 मिनट मिलेगा क्योंकि आपने शुरुआत में वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स तो राहुल जी ने कहा था, तो जब मैं कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल का गिनाता हूं, वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के दलित लोग नहीं है क्या हमारे देश के? मुझे गालियां पड़ेंगी अगर मैं उनके विषय को उठाऊंगा, बोलेंगे कि उनकी बात क्यों करते हो? कर्नाटका के किसान को डीजल का भाव देना पड़ रहा है, उसके लिए मैं आवाज ना उठाऊं? तमिलनाडु के दलित मारे गए, उसके लिए आवाज ना उठाऊं? पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहन के लिए आवाज ना उठाऊं? और मैं तो कह रहा हूं कि 2 तस्वीरें हैं, मैंने शुरुआत भी इससे की। तमिलनाडु में वो कोई आवाज उठाने चाह रहा है दलितों के लिए, तो क्वेश्चन आवर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया सेशन के लिए। यहां पर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हम कह रहे हैं कि उस संवैधानिक प्रक्रिया में भी मोशन ऑफ थैंक्स में कोई रोक नहीं। आपको जिस विषय पे बोलना है, कविता पढ़नी है कविता पढ़ो, नीट पे बोलना है नीट पे बोलो, पर कितना ईगो है, कितना अहम है, माई वे या हाईवे, वही इमरजेंसी वाली मानसिकता दादी माँ वाली कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आप हाईजैक करेंगे पार्लियामेंट को? मैं अभी आपके सामने अपील करता हूं। ठीक है, अपील आपकी जनता भी सुन रही है, देश भी सुन रहा है। सोमवार को फिर तस्वीर भी सामने आएगी कि आपकी अपील पर कितना विपक्ष मानता है और जिम्मेदारी संविधान और संसद को लेकर दोनों पक्ष निभाते हैं। अब देखते हैं।